वेलकम टू द चैनल फार्मा फ्यूजन। हम इस वीडियो में हम HFP के ह्यूमन एनाटॉमी के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऐसे हर सब्जेक्ट को उनके रेस्ट क्वेश्चन जो बचते जा रहे हैं आगे उनको लेते चलेंगे। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? द एंजाइना विच इज़ यूजली, पहले ये देखो एंजाइना होता क्या है। सबको ही पता होता है, एक सीवियर चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन होता है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है पर सप्लाई नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होती है पर सप्लाई नहीं मिल पाती। क्रॉस कर देते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं इसेमिक, या इसेमिक कहते हैं। ठीक है, और ये हार्ट अटैक का फर्स्ट साइन होता है। जब हार्ट अटैक आता है बॉडी में तो इसीलिए आता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड नहीं मिल रही होती है हमारे हार्ट को। हमारे लेफ़्ट शोल्डर में, जो में और पूरे हैंड में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये नहीं कि एकदम से कुछ हो गया पता लगेगा हाँ भाई आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला? जाना विच इज़ यूजली प्रोवाइड बाय द फिजिकली एक्सक्रीशन एंड इमोशनल स्ट्रेस। देखो ये टाइप दिए हुए कितने तरह के एंजाइना होते हैं। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वैसोसेप्टिक एंजाइना और प्रिजमेंटल एंजाइना। एक ही बात है, एक दूसरे के सिनोनिम है ये। स्टेबल एंजाइना में जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं हमारी ऑक्सीजन डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है, जब नहीं मिलती तो पेन होता है। तो हमें पता रहता है स्टेबल है, मतलब ये हमें ऑलरेडी पता रहता है कि अब आप एक्सरसाइज करोगे या हमने कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली सडनली तो स्टेबल एंजाइना की कंडीशन होती है जब चेस्ट पेन होता है। अनस्टेबल में एंजाइना कंडीशन आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, फिर ये जैसे डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाता है, फैट का और कोलेस्ट्रॉल का, तो नहीं पता लगता। तो और जो बाद में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हम देखते हैं, जब टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है कि अनस्टेबल एंजाइना, उस कंडीशन में अनस्टेबल एंजाइना कह देते हैं। प्रिजमेंटल एंजाइना तब होता है जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे ऑक्सीजन डिमांड अपना आप ही नहीं आ रही। जैसे हम चेस्ट को बहुत टाइटली बांध लेते हैं या हम टाइट कपड़े पहन लेते हैं या ऐसा कुछ जो चेस्ट को पूरी तरह से टाइटनेस फील दे दे, उसको प्रिजमेंटल कह देंगे या वैसोसेप्टिक पैस्टिक एंजाइना। दोनों में कोई एक हो जाएगा। क्या बोल रहा है? फिजिकल एक्सक्रीशन इमोशनल स्ट्रेस से, इमोशनल स्ट्रेस से होगा तो स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट बोला द मेजर ऑफ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इज, इसका एक फॉर्मूला होता है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन कैसे देखते हैं? एंजाइना इंडेक्स से। और एंजाइना इंडेक्स क्या होता है देखो बताया हुआ कैसे कैलकुलेटेड होता है। द मेजर ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इज एंजाइना इंडेक्स। और एंजाइना इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हार्ट रेट और सिस्टोलिक बीपी, हार्ट रेट और सिस्टोलिक बीपी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइना अटैक्स आर अनप्रिडिक्टेबल। स्पेलिंग अपना आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बोलने में दिक्कत है। कौन सा एंजाइना जो ऑलमोस्ट अकर ड्यूरिंग द स्लीप के अकर हो जाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। जैसे हम चेस्ट के साइड से सो गए तो हमारी चेस्ट बेड साइड होती है तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है। तो ये किस में आ गया? प्रिजमेटल एंजाइना में आ गया, तो उसका आंसर होगा ये। क्रिसेंडो एंजाइना बोल दो या अनस्टेबल एंजाइना बोल दो ना, एक ही बात है, एक दोनों के सिनोनिम है ये। तो क्रिसेंडो एंजाइना इज अनस्टेबल एंजाइना। फुल फॉर्म ऑफ NSTEMI, इसका फुल फॉर्म होता है जी नॉन ST सेगमेंट एविएशन मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन। मतलब कि होता ही एंजाइना कंडीशन में ही है बट ये पार्शली ब्लॉकेज करता है आर्टरीज को। पार्शली ब्लॉकेज मतलब जो ब्लॉकेज होती है वो फैट के डिपोजिशन से नहीं होती, फैट डिपोजिशन से नहीं होती, किसी और फैक्टर से होती है, या वहाँ कोई बायोकेमिकल कोई रिएक्शन हो गई, या कोई जो सप्लाई ब्लड वहाँ पे जा रहा था वो इन्फेक्टेड है, किसी भी रीज़न से हो जाएगा बट वो फैट से नहीं होगा। तो पार्शली ब्लॉक हो जाता है, पूरी तरह ब्लॉक नहीं होता, ऑक्सीजन डिमांड हार्ट में इनफ नहीं पहुँच पाती। तो उसको कह देते हैं नॉन ST सेगमेंट एविएशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट,
एक सेकेंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बायोकेमिकल मैकेनिज्मिक अपीयर इन दी ब्लड। देखो बताया ना, बायोकेमिकल हो गया, कोई रिएक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन हुआ, जो हमारे इसीमिक होता है, ऑक्सीजन डिमांड हमारे उसमें नहीं पहुंचना, हार्ट में ब्लड के अंदर होता है। तो ये किसका आंसर हुआ? STEMI का। नेक्स्ट बोल रहा है द कंडीशन इन विच देयर इज अनएडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच रही टू अ पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम, हमारी हार्ट मसल्स पे नहीं पहुंच रही, इज नोन एज क्या होता है? इसीमिया। यह भी पीछे बताया। एंजाइना देयर इज़ नो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज। अब ऐसा एंजाइना जिसके अंदर कोई भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होती, मतलब वो जो ब्लड वेसल हो गई, आर्टरीज हो गई, जो कि ऑक्सीजन लेके जा रही है, वो ब्लॉकेज है ही नहीं, तो फिर एंजाइना हुआ कैसे? जैसे हर मर्ज की दवा पैरासीटामोल नहीं होती, इसलिए ऐसे ही हर एंजाइना का जो रीज़न होता है वो सिर्फ ब्लॉकेज नहीं होता, कि बिना ब्लॉकेज के कैसे हो रहा है एंजाइना, ठीक है। वो होता है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। इसके अंदर क्या होता है, जिस वेसल्स में स्मॉल वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है और ऑक्सीजन, वो किसी ना किसी डिसीज़ से ग्रस्त है, मतलब कोई ना कोई इसमें डिसीज़ हो गई है, इस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं माइक्रोवास्कुलर। माइक्रो इसलिए बोल रहे हैं कि स्मॉल वेसल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, सीधा रेट पूछा हुआ है कि हमारा बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेट क्या होता है। तो 140 mmHg ये इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना, और 90 mmHg ये हर किसी का क्वेश्चन है, सही ही होना चाहिए। सेकंड बोला इन ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, ग्रेड 2 से हमें समझ में आ रहा है इस कंडीशन से अपर की कंडीशन चल रही है, मतलब पेशेंट नॉर्मल नहीं है, उससे ऊपर उसका बीपी चल रहा है, क्योंकि 140 160 भी 150 भी हुआ, 160 हुआ, तो एक्सरसाइज करके और मेडिकेशन लेके वो नॉर्मल कर सकते हैं। पर ग्रेड 2 में उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 160 to 179 मतलब 180 तक हो जाता है, 170 प्लस होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 100 प्लस रहता है। तो ग्रेड 2 हाइपरटेंशन का आंसर ये है। हाइपरलिपिडीमिया इज अ कंडीशन हैविंग सिनम कंडीशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल। हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड्स की डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है, लिपिड्स का डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है, तो इसका आंसर हुआ टोटल कोलेस्ट्रॉल का ग्रेटर दैन 20 mg पर डेसीलीटर, ये इसकी यूनिट है। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट में कंफ्यूज कर देते हैं। mm पर जैसे इसमें दिया mm पर ml, माइक्रोग्राम और dl ये नहीं होता, mmdl होता है। आइडेंटिफाइंग द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिस डिसीज़ में? मलाइटस में, अस्थमा में, कैंसर में और मिस्थेनिया ग्रेविस। तो उसका आंसर है अस्थमा। अस्थमा में हमारी जो इसे शायद ट्राइकिया कहते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है लंग्स के उधर, जब स्वेलिंग हो जाएगी, और अस्थमा एक चीज़ और समझ लो इसको होल्ड करके, एक अस्थमा डिसीज़ होती है जो लंग्स की डिसीज़ है, एक COPD, शायद मैं सही लिख रहा हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ को कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। हाँ, ये होती है स्मोकिंग से, स्मोकिंग कंज्यूम करने से, और ये होती है एलर्जन से, मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या पैरासाइट तो नहीं बोलेंगे, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, डस्ट हो रही है, डस्ट बोल सकते हैं, डस्ट से, तो उससे अस्थमा होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे इस वाले पार्ट की, शायद ट्रैकिया कहते हैं उस पार्ट को, कंफर्म नहीं है, बट हाँ इन्फ्लेमेशन इसी में होती है, तो इसका आंसर है अस्थमा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं जी? द अस्थमा इन विच सिम्टम अकर डेली एट लीस्ट वंस नाइट एवरी वीक, हर वीक में एक बार इसके सिम्टम जरूर नज़र आएंगे, उसे कहते हैं मॉडरेट प्रेसिस्ट अस्थमा, नाम से ही इसका पता लग रहा है। नेक्स्ट जी, द अस्थमा विच इज़ डायग्नोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अडल्ट ईयर्स, अडल्ट ईयर में अगर फर्स्ट टाइम अडल्ट ईयर्स में हो रहा है और डायग्नोज हो रहा है तो उसे कहते हैं लेट ऑनसेट अस्थमा, इस कंडीशन को इसके थ्रू डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ट्रिगर फैक्टर फॉर अस्थमा। ट्रिगर फैक्टर क्या होता है? अगर अस्थमा हुआ, अस्थमा का जो
मेजर कोज है वो है इन्फ्लामेशन। हैंड राइटिंग कब सुधरेगी मेरी। इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए नशे ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसकी स्पेलिंग नहीं लिखूँगा, बहुत बेकार हो जाएगा। और नशे ड्रग्स की कैट इसमें से नशेड्स बोलते हैं, एस्पिरिन होता है जो कि सैलिसिलिक एसिड्स की कैटेगरी में आता है। सल्ब्यूटामोल इन्फ्लामेशन को नहीं रोकता है, ये सिर्फ जो हमारा एयर जिसमें एयर जा रही है जिस पाइप में उसका थोड़ा बड़ा कर देता है, ओपन कर देता है, थोड़ा एनलार्ज कर देता है उसको। तो ट्रिगर फैक्टर हुआ एस्पिरिन। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसी कोई डायबिटीज़ बताओ टाइप 1 या टाइप 2। मेनली यही आता है टाइप 1 टाइप 2। इसमें से कौन सा हमें देखना है कि टाइप 1 है कि टाइप 2। देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव, पहले देख लो टाइप 1 और टाइप 2 में होता क्या है। टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में होता है इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बीटा सेल से, बट उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे इम्यून सिस्टम से, डिस्ट्रक्शन। और टाइप 2 में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है इनफ कि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाए। इंसुलिन नॉट एनफ प्रोड्यूस बाय बॉडी, इसलिए हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है टाइप 2 में। तो मोस्टली बंदे टाइप 2 से ग्रस्त होते हैं। क्या बोला, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इंसुलिन का, हमारे इम्यून सिस्टम से किल हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया टाइप 1। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डायबिटीज़ विच इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद ओवरवेट और ओबेसिटी। अब ओवरवेट और ओबेसिटी किस कंडीशन में होती है, टाइप 2 में होती है, क्योंकि जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही और शुगर और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा वेट इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा टाइप 2। डायग्नोस्टिक पैरामीटर फॉर डायबिटीज़ इन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग कितना होना चाहिए, 126 के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायग्नोस्टिक पैरामीटर फॉर प्री डायबिटिक इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में हम देखते हैं अगर हम अमाउंट बढ़ा दें या क्वांटिटी बढ़ा दें, अमाउंट या क्वांटिटी किसकी, शुगर की, तो ये देखना होता है कि कितना शुगर हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं फॉर बॉडी के लिए, और यूटिलाइज़ करने के बाद हमारे बॉडी का शुगर लेवल कितना बचता है। तो ये 140 से 199 के अराउंड इसकी रेंज होती है। OGTT लार्ज अमाउंट में दे देते हैं एक साथ, और ये एक तरह का टेस्ट होता है ये। इसी टेस्ट में ये नोटिस करते हैं कि हमारी बॉडी कितना इंसुलिन प्रोड्यूस करके कितना कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रलाइज कर पा रही है, और बाद में जो रेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बच रहा है वो कितना उसका लेवल है, mg/dL 140 to 190। चलो ये क्वेश्चन ख़त्म हुए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।